दोस्तों सल्तनत उस्मानिया जिसका खात्मा साल 1923 में कर दिया गया था, मुआहदा लौज़ान के तहत तुर्की के हाथ पैर बांधकर इस पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। इस पर ऐसे बैंड लगा दिए गए थे जिससे तुर्की पूरी तरह से कमजोर हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्या तुर्की वापस से खिलाफत उस्मानिया के तहत आने वाले मक्का, मदीना और अरब ममालिक यहाँ तक के फिलिस्तीन, शाम और इराक, ईरान तक अपना वापस से हक मांग सकता है, या फिर ये देश अब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया में शामिल होना ही नहीं चाहेंगे। यही सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि तुर्की 2023 में आजाद हो जाएगा, तुर्की मुआहदा लौज़ान खत्म होने के बाद बहुत पावरफुल हो जाएगा और वापस से खिलाफत उस्मानिया कायम हो जाएगी। और अब दोस्तों 2023 जबकि आ चुका है, तो अब क्या क्या तैयारियां हैं रजब तैयब अर्दगान साहब की, और क्या क्या वो करने वाले हैं और क्या क्या कर चुके हैं खिलाफत उस्मानिया से मुताल्लिक। कुछ रिसर्च करने वालों ने तो ये भी कहा है कि तुर्की अगर चाहे तो वो सऊदी अरब सहित अपने 40 ममालिक जो खिलाफत उस्मानिया के टाइम पे अलग हुए थे उन पर अपना दावा भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों सूरत हाल ऐसी नहीं है। अब तुर्की का इन देशों पर वापस से कब्जा कर लेना या फिर अपना हक मांग लेना बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर नामुमकिन भी हो सकता है। ये तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सल्तनत उस्मानिया में तुर्किया की मौजूदा ममालिक और दीगर ममालिक पर भी हुकूमत कायम थी। सल्तनत उस्मानिया ने जुनूब मशरिकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका में 600 साल से ज्यादा हुकूमत की थी। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत को कमजोर करने वाले इस्लामी दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया और एक नए लीडर जो कि अंग्रेजों का ही चट्टा बट्टा था, मुस्तफा कमाल अतातुर्क सामने आ गया, जो तुर्की का लीडर बन गया। मुस्तफा कमाल खान ने वो हुकूमत कायम कर दी जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थी और इत्तेहाद करने वाले अफवाज जो फौजी थी उनको शिकस्त भी दे दी। इत्तेहादियों और तुर्कों के दरमियान जंग 1923 तक जारी रही, जिसके बाद दोनों के दरमियान स्विट्जरलैंड के इलाके लौज़ान में एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट हो गया। इसीलिए ये मुआहिदा जो है यानी ये एग्रीमेंट जो है लौज़ान के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये लौज़ान नामी जगह पर ही हुआ था। इस मुआहिदे के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत तुर्की के हाथ पैर बांधकर उसकी सरहदें मुकर्रर कर दी गई। सऊदी अरब समेत 40 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक खिलाफत उस्मानिया में से निकलकर एक आजाद मुल्क, एक आजाद कंट्री के रूप में निकलकर उभर आए। मुआहिदा लौज़ान के तहत तुर्की ने सल्तनत उस्मानिया के बाकी माने हुए तमाम दावे तर्क कर दिए और इसके बदले में इत्तेहादियों ने खुद तुर्की की मुख्तारी को तस्लीम भी कर लिया और खिलाफत उस्मानिया का निजाम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ब्रिटिशर्स और यहूदियों ने मिलकर। आखिरी सुल्तान जो थे खिलाफत उस्मानिया के, उनको अपने परिवार समेत जिला बदर भी कर दिया गया। उनके जो असासे थे, जो सब माल जायदाद थी, दौलत थी, वो सब जब्त कर ली गई। तुर्की में मजहब इस्लाम पर ही पाबंदी लगा दी गई और तुर्किया को एक सेक्युलर देश बना दिया गया। मुआहिदा लौज़ान के मुताबिक तुर्की को अपना तेल निकालने और तलाश करने की इजाजत भी नहीं दी गई थी और कह दिया गया था कि तुर्की अपना तेल भी नहीं निकाल सकता खुद की जमीन से ही। और ये भी तय पाया गया इस एग्रीमेंट के तहत कि तुर्की को अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ेगा, जबकि तुर्की के पास तेल का अंबार था। लेकिन उसके बावजूद इन जालिमों ने ये शर्तें रख दी ताकि तुर्की और ज्यादा कमजोर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों तुर्किया के पास एक बासफोरस यानी एक बंदरगाह भी है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बंदरगाह है। इसे बहरे अक़वामी करार दे दिया गया, यानी ये सबके लिए फ्री कर दी गई। यहाँ से निकलने वाले जहाजों से तुर्की कोई टैक्स भी वसूल नहीं कर सकता था, ऐसा इस मुआहिदा लौज़ान के तहत बताया गया। यानी कि कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से आ जा सकता है और तुर्की की बिना इजाजत के इस बंदरगाह पर रुक भी सकता है और तुर्की इसके बदले में कोई उससे टैक्स भी वसूल नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी पाबंदी जो तुर्की पर लगा दी गई। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक लौज़ान का जो मुआहिदा है वो 24 जुलाई 2023 को खत्म होगा। जैसा कि ऑल इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी कानून पर 100 साल से ज्यादा अमल नहीं किया जा सकता, या किसी पर बैन भी लगाया तो 100 साल से ज्यादा नहीं लगा सकते। इसी वजह से ये मुआहिदा लौज़ान 2023 के जुलाई महीने में खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा, यानी कि 1923 के बाद जो तुर्की की हालात हो चुकी है वैसा तुर्की नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की तो वो तुर्की बन जाएगा जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में हुआ करता था। लिहाजा अब जुलाई के बाद तुर्की अपना तेल भी निकाल सकता है, बासफोरस से वो टैक्स भी वसूल कर सकता है, जिससे तुर्की की जीडीपी बहुत ज्यादा मजबूत भी हो सकती है। दोस्तों स्विट्जरलैंड को दुनिया भर की तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इसी तरह बासफोरस
तिजारत के यानी बिजनेस के हवाले से दूसरी सबसे बड़ी जगह है। आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर भी आ जाएगी। इससे फिर तुर्की एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा और दुनिया के पावरफुल देशों में तो अभी भी तुर्की आता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी पावर बनकर आएगा जो सुपर पावर होगी। और तुर्की अपनी पूरी कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया के इस्लामिक ममालिक को अपने साथ मिलाकर एक मजबूत और ताकतवर खिलाफत कायम कर सके। और दोस्तों, यही बात अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बहुत ही नाक में दम करने वाली बात है। उन लोगों को इस बात से बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। मगरिबी देशों को ये भी डर है, ये भी खतरा है कि तुर्की अब खिलाफत को वापस कायम करने की कोशिश भी कर सकता है, जिसकी वजह से मगरिबी जितने भी देश हैं इस मुआहदे के खत्म होने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस मसले पर, इस सारे मामले पर मगरिबी देशों का ये मौकूफ है, ये मानना है कि सल्तनत उस्मानिया और मगरिबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन 10 अगस्त 1920 को होने वाला एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा, वो मुआहिदा सीवरे है। जबकि 24 जुलाई 1923 का जो मुआहिदा है, जो एग्रीमेंट है, वो मुआहिदा लोजान है, यानी ट्रीटी ऑफ लोजान, जो कि मुस्तफा कमाल खान के जमहूरिया तुर्की और मगरिबी देशों के बीच में हुआ था। इन मगरिबी देशों का यही कहना है कि मुआहिदा लोजान उनके बीच हुआ ही नहीं था, बल्कि मुआहिदा सीवरे उनके बीच में हुआ था। और मुआहिदा लोजान 100 साल का मुआहिदा यानी एग्रीमेंट है ही नहीं, बल्कि ये तो लामियाद है, यानी ये तो अनलिमिटेड साल के लिए हुआ है। अब इसे इनका डर कह लीजिए या फिर झूठ फरेब, जो ये कह रहे हैं कि 100 साल से भी ज्यादा का मुआहिदा लोजान हो सकता है। मुआहिदा सीवरे के अंतर्गत तुर्की जो है वो फ्रांस, इटली और बरतानिया के अस्करी तौर पर कब्जे में भी आ गया था। इराक और मिस्र बरतानिया, जबकि शाम, फ्यूनिस, अल जजारिया और लीबिया इटली के कब्जे में चले गए थे। जबकि सऊदी अरब, मक्का के जेरे सरपरस्त हिजाज मुकर्रर पाई गई। और इस तरह से तुर्की के जो माली मसाइल थे, जो मालो दौलत वाले हिस्से थे, वो 3 देशों में यानी बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिए गए थे। ये किसके अंतर्गत आए थे? ये आए थे ट्रीटी ऑफ सीवरे के, यानी मुआहिदा सीवरे के अंतर्गत। बहरहाल दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की के मौजूदा सदर यानी रजब तैयब अर्दगान साहब एक कौमी परस्त इंसान है और वो इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं, जिन्होंने यूरोपी माहौल में ढले हुए तुर्की देश को आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ रागिब किया है। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की तरफ से उन्होंने आवाम को ये भी बताया कि आखिर तुर्कों की तारीख क्या है और तुर्क लोगों ने इस्लाम के लिए कितनी खिदमत की हैं। और उस सीरियल को बनाने का मकसद यही था कि तुर्की 2023 के बाद फिर से इस्लामिक ममालिक के लिए, उम्मत की एकता के लिए फिर से खिलाफत उस्मानिया को कायम करने की कोशिश कर सकता है। तुर्की ने लोजान मुआहिदे के तहत आई हुई कमजोरी के बावजूद तरक्की का सिलसिला अभी तक जारी व सारी रख रखा है। हालांकि उसकी जीडीपी कई बार नीचे भी गई है, लेकिन रजब तैयब अर्दगान साहब ने बहुत अच्छी सलाहियत से इसे मेंटेन भी रखा है। और रजब तैयब अर्दगान साहब ने तुर्की का जो तमाम कर्जा था, जो IMF से लिया हुआ था, उस सारे कर्जे को चुकता करके तुर्की को IMF के जाल से भी निकाल दिया है। तुर्किया यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर भी बन चुका है, जिसकी वजह से तुर्किया को यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट की फ्री सर्विस भी हासिल है। तुर्किया G20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई छत है। तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी आर्मी है, जबकि तुर्किया दुनिया भर के सारे लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन चुका है। तुर्की में सालाना 7 करोड़ से ज्यादा टूरिज्म हर साल आते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान साहब के मुताबिक तुर्की सन 2023 में 2023 का विजन इन्होंने सेट कर रखा है, उसके हिसाब से तुर्की दुनिया की 15 बड़ी ताकतों में शामिल हो जाएगा। विजन 2023 में तुर्की की एक्सपोर्ट $500 अरब और टूरिज्म में 5 बड़े ममालिक में शामिल करने का हदफ कर चुके हैं। तुर्क और हरमैन शरीफैन यानी सऊदी अरब आज का और पहले का हिजाज मुकद्दस के दरमियान बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा है। अगर आपने कभी उम्रा या हज किया होगा तो वहाँ पर आपने तुर्की के लोगों के हाथ में एक नक्शा भी देखा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुर्कों ने बहुत वक्त तक आज के सऊदी अरब यानी पहले के हिजाज मुकद्दस पर अपनी खिदमत को अंजाम भी दिया है, वो भी कई सालों तक। तुर्की के लोगों ने ही मदीना और मक्के में आने वाले लोगों की मेजबानी तक की है। इस जगह से उन्हें इतना उनसियत और इतना ज्यादा लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहां पर तब्दीलियां करता है तो एक एग्रीमेंट के मुताबिक जो सऊदी अरब और तुर्की के बीच में हुआ था, उसके मुताबिक ये एक एक पत्थर तुर्की के को ले जाकर अपने म्यूजियम में रख लेते हैं, क्योंकि इनके नज़र में उस पत्थर की भी बहुत ज़्यादा कीमत है, अहमियत है। और ताकि इन आले सऊद के लोगों को याद रहे कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी तुर्की लोगों के पास 625 साल रखी थी। वहाँ पर जब तुर्की के लोग जाते हैं तो उनके पास मौजूद नक्शे की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सहाबा का घर कहाँ पर है। पिछले 100 सालों से तुर्क के लोग
खाना काबा में अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर यही दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमसे नाराजगी खत्म कर दे, जो मेजबानी का शर्फ हमें दिया था वो हमें वापस अदा कर दे। और ये जिम्मेदारी दोस्तों इस वक्त आले सऊद के पास है और आले सऊद के कारनामे तो सभी को जाहिर हैं। और तुर्की के लोगों का ये भी कहना है कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी और हमें इसका शदीद अफसोस और दुख भी है। तुर्कों की अपनी एक ख्वाहिश है जिसका सभी एहतराम करते हैं, और जो आले सऊद सऊदी अरब में कर रहे हैं वो तो सबको पता है कि वो किस किस काम को अंजाम दे रहे हैं और सऊदी अरब जैसी पाक और मुकद्दस जगह को क्या मरकज बनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।